नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना। उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट थे हम आपको बता दिए थे। उम्मीद करते हैं आप लोग सवाल लगाए होंगे और सवाल आपसे लग भी गए होंगे। तो देखिए, उसमें कुछ है नहीं, बस आपको इतना ध्यान देना है कि जो अगर प्लस में सब चीज़ें हैं तो उसके हिसाब से हम रूल फॉलो करेंगे, और गुणा में सब चीज़ें हैं उसके हिसाब से रूल फॉलो करेंगे। और कहीं दोनों मिक्स कर दिया तो सबका अलग अलग पार्ट हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो आंसर आएगा इसके बाद अलग अलग पार्ट का जो आंसर आएगा, यानी शून्यों की संख्या जो आएगी, फिर बीच में जो रहेगा जो उनको डिवाइड करेगा पार्ट को, उसके साइन के हिसाब से आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम उस बारे में कुछ क्वेश्चन का ओवरव्यू देते हैं। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे, बस ओवरव्यू देंगे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व आप लोग हम करवा चुके हैं, आप लोग प्रैक्टिस भी किए होंगे तो शायद लगा भी होगा। चलिए फिर भी हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि आपको समझाने के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना है उस शून्यों की संख्या वाले क्वेश्चन में। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया 18 × 5 × 36 × 70, फिर बीच में प्लस दे दिया, फिर दे दिया 25 × 23 × 46 × 60, फिर यहाँ प्लस दे दिया 2 के घाते 11 × 18, फिर प्लस दे दिया, फिर यहाँ दे दिया 100 × 105 × 10 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चन दे दिया आपको, तो सबसे पहले आपको करना क्या है। देखिए, ये एक पार्ट है इसका जो एक गुणा में है, दूसरा पार्ट ए भी गुणा है, तीसरा पार्ट ए गुणा है, चौथा पार्ट ए गुणा है। तो सबसे पहले अलग अलग इन सब पार्ट का शून्यों की संख्या निकाल लेनी है। इसके बाद बीच में सब प्लस का चिन्ह है। जैसे मान लीजिए यहाँ का कुछ आया होगा शून्यों की संख्या, यहाँ शून्यों की संख्या कुछ आई होगी, यहाँ आई होगी, यहाँ आई होगी। अब हम अलग अलग इनके शून्यों की संख्या निकाल चुके हैं। अब हमको ज्ञात करना है कि इस पूरे क्वेश्चन में शून्यों की संख्या कितनी प्राप्त होगी। तो आप इस बात का ध्यान देंगे कि इन सबके बीच में प्लस है, और प्लस में यहाँ कितना भी शून्य आया, यहाँ कितना भी, यहाँ कितना भी, यहाँ कितना भी, इससे कोई मतलब नहीं होगा। अब अगर प्लस बीच में दे दिया तो आपको सबसे पहले उससे मतलब होगा जिसमें शून्यों की संख्या सबसे कम है, और वही आपका आंसर होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन आप लोग लगाइए, क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे सब लग जाएगा और कुछ इसमें है नहीं। तो चलिए, ये तो उस मतलब लास्ट वाली क्लास में ही ख़त्म हो गया था शून्यों की संख्या। बस हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप लोग मिस्टेक ना करें, इसलिए इस चीज़ को आज हम बताना ज़्यादा अच्छा समझें कि आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं आपको माइनस भी चिन्ह देगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बस ध्यान दीजिएगा। मतलब अलग अलग शून्य निकालने के बाद आप उसको घटाने के बाद वहाँ क्या बच रहा है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। आप लोग इसके बारे में सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आज सुन लीजिए, हम सुना रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर ज्ञात करना। आज हमारा ये है नया टॉपिक। चलिए, तो लास्ट क्लास में जब शून्यों की संख्या हम आपको बता रहे थे कि शून्य बनते कैसे हैं, तो हम उसमें प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड की चर्चा किए थे। तो आज वही है। अब तक हम लोग ये देखे थे कि अभाज्य गुणनखंड में शून्यों की संख्या मतलब शून्य बनता कैसे है, लेकिन आज हमारा वो मेन फोकस नहीं रहेगा। मेन फोकस ये रहेगा कि कोई अगर हमको संख्या दी हुई है तो हमको उसमें ज्ञात करना कि उसमें कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, या वह संख्या कितने अभाज्य गुणनखंडों से मिलकर बनी है। चलिए एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं। अगर हम बात करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल 6 की, तो हम क्या कहेंगे, एक कितने अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी है। क्योंकि उस दिन हम आपको ये क्लियर बता दिए थे, कोई भी भाज्य संख्या हो, कहीं ना कहीं 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड यानी गुणनफल से ही बनती है। जैसे हम 6 की बात करते हैं तो 6 एक भाज्य संख्या है, और उस दिन हम आपसे कहते भाज्य कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब कहीं ना कहीं इसका अस्तित्व अपना नहीं है। एक किन्हीं 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के संक्रियाओं से बनती है, तो इसका अस्तित्व आता है भाज्य का। तो वही हम बात कर रहे थे, अगर ये भाज्य है तो बनी कैसे है।
यानी कि 2 गुणे 3, यानी कि ए अभाज्य है, ए अभाज्य है, ए है भाज्य। चलिए आज फिर इसी हम चर्चा करेंगे। ए है अभाज्य और ए भी है अभाज्य। तो आप देख रहे हैं कि 6 है जो अपने आप में एक भाज्य संख्या है, लेकिन वो बनी 2 अभाज्य संख्याओं से है। तो इसी तरह हमको ज्ञात करना, कोई भी संख्या दे दे, हमको ये ज्ञात करना है इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं सम्मिलित हैं इसको बनाने में। तो उसमें अभी क्या है, अगर हम आपसे पूछ लें 6 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप बोलेंगे 6 में 2 अभाज्य संख्याएं हैं। जैसा कि यहाँ पर दिख भी रहा है कि इसमें 2 और 3 ये 2 ही अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं। अभी हम पूरा गुणनखंड की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड की बात करें। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अभी हम अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड अलग चीज़ है और एक गुणनखंड सिर्फ होता है। तो गुणनखंड में अभाज्य और भाज्य दोनों गुणनखंड शामिल होते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड की। तो आप अभाज्य गुणनखंड पे ही फोकस करेंगे। चलिए हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं क्वेश्चन के साथ। जैसे अगर हम आपसे बोल दें कि 48 है, 48 में हम कहें आपको कि अभाज्य गुणन यानी कि अभाज्य संख्याएं ज्ञात कीजिए कि इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। चलिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, 48 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको जो भी पार्ट इसका याद आए, यानी कि 48 को 2 पार्ट में डिवाइड करना, या आप अगर एक बार में कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे भी, आपको अगर आप 48 लिख रहे हैं तो 48 आपको पता है कि किन 2 संख्याओं के गुणनफल से बना है, तो उसको आप सीधे लिख दें। मान लीजिए हमारे दिमाग में आ गया 8 6 48, ठीक है, चलिए हम ए लिख दिए। लेकिन अभी हमको ये अभाज्य संख्याएं नहीं मिल रही हैं। 8 भी एक भाज्य है, 6 भी एक भाज्य है, तो हमको अभाज्य ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे ए और भी तो टूट सकता है, तो ये क्या हो सकता है 2 गुणे 2 गुणे 2, और 6 क्या हो सकता है 2 गुणे 3। तो हम अब इसके इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं कि 2 की घाते 3 ए है गुणे, फिर 1 2 है 1 3 है इधर है। इसी को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 1, ये चीज़ लिख सकते हैं ना। क्योंकि अब देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको सब कुछ पहले से ही पता हो जाएगा या तुरंत आप सब कुछ जान जाएंगे, नहीं। आप थोड़ा स्टेप स्टेप चलिए, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि 48 का 2 गुणनखंड करिए जिनके गुणा करने से 48 हमको प्राप्त हो जाए। तो अगर आप अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डायरेक्ट इस चीज़ को लिख सकते थे, क्योंकि आप 16 3 48 लिख लें। चलिए हमारे दिमाग में 16 3 48 नहीं आया, 8 6 48 आ गया, तो हम उसको लिख लिए। अब हम देख रहे हैं कि हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना था, लेकिन हमारे पास अभाज्य इसमें है नहीं, ये भाज्य है, ये भी भाज्य है। तो हम इसको और छोटे पार्ट में कर दिए। तो इसको हम 2 गुणे 2 गुणे 2 कर दिए, यानी 8। इसके बाद 2 गुणे 3 यानी 6। हम देखें अब इसमें कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि अभाज्य नहीं है, सारी की सारी संख्याएं इसमें अभाज्य हैं। अब ये अभाज्य संख्या और छोटी नहीं हो सकती है गुणनखंड में, क्योंकि अभाज्य अपने आप से ही कटती हैं और 1 से कटती हैं, तो इससे छोटी और इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो हम आगे इसको सॉल्व किए, तो 2 के घाते 3 और इधर 2 गुणे 3, अब पूरा ले गए तो 2 घाते 4 और फिर 3 घाते 1 हमको प्राप्त हुआ। अब हम आपसे पूछें इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं शामिल हैं, तो आप क्या करेंगे, इनकी जो घातें रहती हैं तो उसको जोड़ लेते हैं। जैसे 2 की घाते 4 है, इसके बाद 3 की घाते 1 है बराबर 5, तो हम कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर 5। 5 कैसे है आप लोग देख लीजिए, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये जो टूटे हुए हैं सब इसके पार्ट हैं सब अभाज्य। 2 भी अभाज्य है, ए भी 2 ए भी 2 ये 3 है, मतलब सारे के सारे अभाज्य, इसमें कोई भाज्य नहीं है। तो हमको अभाज्य ही ज्ञात करना था, तो 1 2 3 4 5 अभाज्य संख्याएं आपको प्राप्त हो गई, यानी कि 48 के गुणनखंड में हमको 5 अभाज्य संख्याएं मिल गई। चलिए शायद आप लोगों को अभी अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और
कोई संख्या अगर दी रहेगी कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, तो आप इसका प्रोसेस समझ गए और प्रोसेस साथ साथ आप उम्मीद करते हैं आप इसको आगे लगा भी लेंगे। चलिए एक आध दो और भी हम सॉल्व करते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए हम इसको मिटाएंगे नहीं, अभी थोड़ा सा हम साइड में लिख दे रहे हैं। चलिए यहाँ पर है, अब हम बात करते हैं यहाँ एक बार हम 60 ले लेते हैं, ठीक है। अब चलिए आप अगर शुरू से अगर नहीं आपको याद आ रहा कि हम कैसे करें डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएँ, तो कोई नहीं, आपके दिमाग में जो इसका गुणनखंड आए तो वो लिख दीजिए। जैसे हमारे दिमाग में आ रहा है 12 25 60। चलिए अब हम देख रहे हैं 5 एक अभाज्य संख्या लेकिन 12 नहीं है, तो 12 हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3, यानी 2 दूनी 4, 4 3 12 और 1 5 तो है ही यहाँ पर, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या है, इसको अगर हम लिखेंगे पावर के रूप में तो ये 2 बार आया है, तो 2 की घात 2 × 3 एक बार आया है और 5 एक बार आया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि 60 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? अभाज्य गुणनखंड, यही हमको ज्ञात करना था इसमें। तो चलिए अब हम आपसे बताएं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम उसको तोड़ लेते हैं अभाज्य संख्याओं में, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। इसके बाद हम उस समान पदों वालों यानी कि समान संख्या को एक साथ करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें 2 बार आया था, तो हम 2 को एक साथ कर लिए, तो यानी कि 2 की पावर 2 हो गई। तो जब समान संख्या को एक साथ करेंगे तो कुछ संख्याएं जब समान होती हैं तो उनकी पावर मतलब वो पावर में हो जाती हैं, तो हम सबके पावर को आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो योग प्राप्त होता है वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होती है। जैसे यहाँ हम जोड़ रहे हैं तो 2 है धन 1 है धन 1 है बराबर 4, तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 है। अब आप यहाँ से काउंट भी कर लीजिए, 1 2 3 4 है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो शायद इस चीज़ को आप लोग समझ गए हैं कि अब हमको कोई बड़ी भी संख्या दे देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभाज्य गुणनखंड संख्या हम निकाल लेंगे। चलिए कुछ और भी हम बड़ा करते हैं इससे। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं, चलिए 360 ले रहे हैं। अब 360, अब आपको नहीं पता कि 360 मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा, तो कोई नहीं, आप इसको 2 पार्ट में पहले जो आपके दिमाग में आए उसको तोड़ लीजिए। देखिए क्या अभी हम ऐसे बोल रहे हैं कि जो आपके दिमाग में आया आप तोड़ लीजिए, लेकिन एक टाइम आएगी जब आप इससे क्वेश्चन लगाएंगे तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि हमको कौन सा पार्ट तोड़ना है कि हमको डायरेक्ट उसके सबसे करीब पहुँच जाएँ। लेकिन अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी आप स्टार्ट करेंगे तो आप डायरेक्ट नहीं समझ सकते, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता। तो प्रैक्टिस ही जो है आपको परफेक्ट बनाएगी, यानी परफेक्ट अगर नहीं बनाएगी तो परफेक्ट की ओर आपको ज़रूर ले जाएगी। चलिए हम बात करते हैं 360 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या की। तो अभी हम देखे थे कि हम 60 का निकाल लेते हैं, तो हमारे दिमाग में यही आ रहा है 60 × 6, इसका मान 360 हो गया, 6 6 36 360। अब देख रहे थे कि 60 में सम्मिलित कितने थे? 4। ये तो आपको पता था कि 60 में 4 अभाज्य संख्याएं सम्मिलित थी। अब हमको 6 का अलग से निकाल लेना है। 6 का क्या है? 2 × 3, अब एक ये है 3 है एक ये है, यानी कि 4 + 2 बराबर 6 अभाज्य गुणनखंड निकल जाएंगे। अगर आप उस तरह नहीं समझ पा रहे, चलिए हम इसका एक बार विस्तार कर देते हैं। तो हमको निकालेंगे कैसे? 60 का देखिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखिए ध्यान से आप लोग। 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4 3 12 25 60, ठीक है। अब 6 का हम निकाल रहे हैं, देखिए 6 का इधर निकाल रहे हैं। 6 का 2 × 3, ठीक है। अब हम समान संख्याओं के एक साथ करेंगे, यानी कि ये 2 और 1 2 है, यानी कि 2 की घात 3 हो गया, ठीक। इसके बाद 1 3 है, 1 3 इधर है, 3 की घात 2 हो गया, और 1 5 है, सिर्फ 1 अकेले है। तो अब हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ लेते हैं। तो 3 धन 2 धन 1 बराबर 3 2 5 1 6। अब देखिए यहाँ पर भी 6 निकला था, यहाँ पर भी 6 निकला है, और निकलेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जब हमारा नियम सही है और हम जान रहे हैं कैसे क्या करना है, तो हम किसी भी मेथड से करें हमारा आंसर तो सेम ही आना है। तो ठीक है, आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि अगर कोई संख्या दे दे हमको, तो अगर बोल दे कि उसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात की है, तो आप शायद अब ज्ञात कर सकते हैं। शायद नहीं, हम श्योर हैं कि आप लोग ज्ञात कर लेंगे, इतना तो भरोसा है आप लोगों पे। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे घातांकी पदों वालों में, जैसे कि जिसको थोड़ा देखने में तो आपको टफ लगेगा, लेकिन टफ कुछ नहीं है। आप जो भी क्वेश्चन लगाएंगे इसी के हिसाब से वो भी लगेगा। चलिए हम बात करते हैं कुछ घातांकी पदों वालों के लिए।
देखिए आप लोग क्वेश्चन लगाया करिए, ठीक है, बिना क्वेश्चन लगाए कुछ नहीं होने वाला है। आप क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट कोई भी पढ़ा देगा, अच्छे से अच्छे लोग कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे, लेकिन जब तक आप खुद उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसके नोट्स नहीं बनाएंगे, तब तक देखिए कुछ ही टाइम तक आप याद कर सकेंगे उसको, धीरे धीरे फिर भूल जाएंगे। एक टाइम आएगा जब क्वेश्चन देखेंगे आप बोलेंगे पढ़े तो थे लेकिन याद नहीं आ रहा क्या है। तो याद नहीं आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। आप जो पढ़िए उस पर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड ही ज्ञात करना, लेकिन कुछ ऐसे पदों को जो घातांकी रूप में हों। जैसे हम बात करते हैं, अगर आपसे हम बोल दें 2 की घाते 11 गुणे 3 की घाते 8 गुणे चलिए 5 की घाते 3, अगर हम इसमें बोल दें आपसे कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे। आपको अभी हम जस्ट बताए थे कि हमको अगर ज्ञात करना रहेगा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले हम उसको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद हमारा लास्ट स्टेप ये रहता था कि समान संख्याओं को एक साथ करते थे, तो एक साथ करने के बाद वे आपस में पावर में हो जाते थे अगर समान संख्याएं कई मिल रही हैं तो। यहाँ तो हमको पहले से ही पावर में दिया है, ये तो और भी आसान हो गया आप लोगों के लिए। यहाँ आप कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको डायरेक्ट ये करना है, जितनी भी घाते रहें सबको जोड़ लेंगे। लेकिन जोड़ने से पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जोड़ेंगे तभी जब वे अभाज्य गुणनखंड में विभाजित हों। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी घात आप जोड़ रहे हैं जो कि अभाज्य गुणनखंड की घात नहीं है, यानी कि किसी भाज्य संख्या की घात हो और आप उसको डायरेक्ट जोड़ लिए, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अगर घात जोड़ेंगे तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा उसका आधार है वो अभाज्य है कि नहीं। तो हम इसमें चेक करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि सारे के सारे अभाज्य हैं, 2 भी अभाज्य, 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य है। इसका मतलब कि अगर हम इसकी घातों को आपस में डायरेक्ट जोड़ लें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए जब दिक्कत नहीं होने वाली तो हम जोड़ रहे हैं फिर। तो 11 + 8 + 3, 8 3 11 और 11 11 22, यानी इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 22 है। अब आप इस तरह से भी देख लीजिए कि 2 11 बार आया है, इसमें 3 8 बार आया है और 5 3 बार आया है। तो सबको आप देखेंगे तो सब 22 उसमें अभाज्य गुणनखंड आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह अगर मतलब क्वेश्चन दे दिया आपको घात में, तो घात में सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि जिसके ऊपर घात चढ़ी है वो आधार अभाज्य है कि नहीं। अगर वो अभाज्य है तो आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए, नहीं अभाज्य है तो उसको भी आप अभाज्य में तोड़िए। चलिए एक आध 2 क्वेश्चन और इस पर हम लगाते हैं, इसके बाद हम तोड़ रहे हैं अभाज्य में। जैसे हम बात करते हैं 11 की पावर 13 गुणे 7 की पावर 8 गुणे 5 चलिए 19 की पावर 18। अगर हम ये कहें आपसे कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो आप क्या करेंगे। आप वही नियम देखेंगे कि अब हमको अगर हमको गुणा में मतलब कोई संख्या दी रहती तो सबसे पहले हम उसको तोड़ते हैं अभाज्य गुणनखंडों में, इसके बाद समान संख्या को एक साथ करते हैं और पावर में सब बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको पावर में पहले से दे दिया, आधा काम तो हमको वही करके दिया है, तो हमको करना क्या है, अब हमको ये चेक करना है कि जो इसका आधार है वो अभाज्य संख्या है कि नहीं। अगर अभाज्य संख्या है तो हम घातों को डायरेक्ट जोड़ लेंगे, अगर नहीं है तो उसको हम तोड़ेंगे फिर अभाज्य संख्या में। तो चलिए संयोग से ऐसा है कि इसमें अभाज्य संख्याएं सब हैं, 11 भी अभाज्य, 7 भी है, 19 भी अभाज्य है। तो हम सीधे सीधे इसको जोड़ लेंगे। क्या जोड़ेंगे, 13 + 8 + 18, 18 और 8 26 और 26 3 29 10 39, ठीक है। ये हो गया 18 8 26, 26 3 29, 29 10 39, यानी कि ये है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 39 है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए कि घातांकी रूप में दिया रहेगा। अभी इसमें एक टाइप और है, अभी तो ये सिर्फ आपको दिया है ना कि इसमें सब अभाज्य संख्याओं की घात है, लेकिन अगर भाज्य संख्याओं की घात होगी तो हम क्या करेंगे। चलिए हम उसी पे बात करते हैं कि भाज्य संख्याओं की घात होगी तो आपको करना क्या है। जैसे कि अगर हम ले ही लें एक एग्जाम्पल, 4 की पावर 5 गुणे 6 की पावर 8 गुणे 3 की पावर 11 गुणे 2 की पावर 9। चलिए अगर ये हम बात करें कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले अगर देखिए, अगर जो ध्यान से नहीं सुना होगा तो सीधे सीधे घात जोड़ लेगा। लेकिन घात जोड़ने से पहले आपको हम एक बता चुके हैं कि हमको ये चेक करना है कि जो इसका आधार है वो अभाज्य संख्या में है कि नहीं। हम देख रहे हैं कि इसमें 2 और 3, ये 2 अभाज्य संख्या में है, लेकिन ये अभाज्य संख्या में नहीं है।
तो ऐसी कंडीशन में हम डायरेक्ट घात को नहीं जोड़ सकते हैं। उसको जोड़ने से पहले हमको उसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ना होगा, क्योंकि हमको ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड। अगर इसको हम डायरेक्ट जोड़ लेंगे तो अभाज्य गुणनखंड नहीं ज्ञात हो पाएगा, उसमें अभाज्य के साथ साथ भाज्य गुणनखंड भी हो जाएगा। चलिए आप क्या लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को यानी कि 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। चलिए इसकी पावर हो गई 5। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 की पावर 8। ठीक है, 3 की पावर 11 यहाँ पर पहले से ही है और 2 की पावर 9 पहले से ही है। इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं ना। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो हम इसको 2 गुणे 2 यानी कि 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। इस 4 को अगर नहीं आप लोग समझ पा रहे हैं, 4 की घाते 5 है तो हम इसको 2 गुणे 2 की घाते 5 भी लिख सकते हैं। अगर हमको पावर मिल जा रही तो इसको या फिर ये भी लिख सकते हैं 2 की घाते 2, इसके बाद ये 2 की घाते 2, इसके बाद घाते 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीक़ा से हम लिख सकते हैं, आप जैसे भी समझ लीजिए, दोनों बातें सेम हैं। तो चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं 2 की घाते 2 की पूरा घाते कितनी है, 5 है। तब देखिए क्या है, अब हम तोड़ेंगे 2 की घाते। अब यहाँ अगर इस कंडीशन हमको दिया रहे कि 2 की घाते 2, इसके बाद ब्रैकेट लगा के पावर दिया रहे तो घातों का आपस में डायरेक्ट गुणा हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आने वाले टाइम में हम जब घातांक कड़ी और घातांक पढ़ाएंगे तो आपको इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे, लेकिन अभी इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर इस तरह से हमको इस फॉर्म में दिया है तो दोनों घात का आपस में डायरेक्ट गुणा हो जाता है। 2 पच्चे 10। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब देखिए अब ये चीज़ दोनों गुणा में है तो हम इसको अलग अलग घात में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 की घाते 8 हो सकता है, फिर 3 की घाते 8 हो सकता है, यानी कि अभी तक इसको ये 8 दोनों के घात में है। ठीक है, ये है गुणा में, तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसके बाद बचा 3 के घाते 11 यहाँ पर और 2 के घाते 9 यहाँ पर। अब आप जो समान संख्याएं हैं उनको एक साथ करिए, क्योंकि इसमें संख्याएं बिखरी हुई हैं, कहीं 2 की पावर कुछ अलग है, कहीं 2 की पावर कुछ अलग है, तो हमको सबको समान संख्याओं को एक साथ करना है। जैसे ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो आप एक साथ करिए 9 8 17 और 17 10 27, यानी 2 की घाते 27 है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, 9 8 17, 17 10 27। इसके बाद हम 3 की बात करते हैं। 3 में क्या है, 8 इधर है, 11 इधर है, तो 11 8 19। चलिए अब ये आप देख रहे हैं ना, अब तक यहाँ पर था कि 4 और 6 दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं थीं, तो हम डायरेक्ट घात को नहीं जोड़ रहे थे। अब इसको हम तोड़ के अभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट कर लिए, तो आप खुद ही देख रहे हैं 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 एक अभाज्य संख्या है। चलिए हमारा वही रूल रहेगा, अगर हमको अभाज्य संख्याओं के रूप में घात मिल रही है, यानी अभाज्य संख्या आधार है, उसके ऊपर कुछ भी घात है, तो हम डायरेक्ट उसके घातों को जोड़ के लिख लेते हैं, वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आती है। चलिए अब यहाँ सीधे सीधे हम जोड़ लेंगे 27 और 19, 27 और 19 जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 9 7 16, इसके बाद 3 1 4 46 आएगा। यही इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। तो अब आप लोग शायद समझ गए होंगे कि अगर घात में दिया रहेगा या फिर हमको कोई संख्या दी रहेगी, दोनों हमको कैसे कैसे करना। सबका प्रोसेस सेम है, सबका प्रोसेस सेम है। ठीक है, बस आपको यही ध्यान देना है कि सब कुछ भी करने से पहले आपको सबको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है, तोड़ने के बाद आपको काउंट करना है। जैसे अभी आपको हम यहाँ दिखाएं तो ये क्या है, हम इसको अभी तक नहीं था, लेकिन हम यहाँ अभी तक तो ये अभाज्य में नहीं था, लेकिन हम अभाज्य में तोड़ने के बाद अब ये हम कह सकते हैं 2 इसमें 27 बार आया है और 3 इसमें 19 बार आया है, तो दोनों को अगर हम दोनों को जोड़ लें तो 27 बार 19 बार, तो हम ये कह सकते हैं 46 बार इसमें संख्याएँ, ऐसी अभाज्य संख्याएँ शामिल हैं जो इसको मिलके बनाई हैं, यानी कि 46 अभाज्य संख्याएँ मिलकर इसको बनाई हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन और इस पर हम सॉल्व करते हैं, इससे रिलेटेड। जैसे बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बोलें आपसे कि 10 की घाते 5 गुणे 8 की घाते 4 गुणे कह सकते हैं फिर हम 6 की घाते 3। चलिए ये है क्वेश्चन। अगर हम बात करें इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि इसमें अभाज्य संख्याएं हैं जिसके ऊपर घात चढ़ी है,
तो देख रहे हैं हम, चेक कर रहे हैं, ये भी अभाज्य नहीं है, ये भी अभाज्य नहीं, ये भी अभाज्य नहीं, यानी कि इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो अभाज्य है। अगर कोई एक संख्या मिल भी जाती तो भी हमारा उससे कुछ काम होने वाला नहीं है, ठीक है। हमको सारी की सारी संख्याएं अभाज्य ही चाहिए इसमें। तो हम बात करते हैं कि इसको अभाज्य कन्वर्ट कैसे करें। तो आपके पास है ना, अभी हम आपको गुणा वाले में बताए थे, कोई भी संख्या होती है तो वो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं से मिलकर ही बनी होती है। तो क्या इनके लिए अलग रूल थोड़ी ना आएगा, ये भी तो कहीं ना कहीं 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं से मिलकर बनी होंगी। चलिए उन संख्याओं को हम ढूंढते हैं किससे किससे मिलकर ये सब बनी है। बात हम 10 की करते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2 लिख सकते हैं। चलिए इसकी पूरी पावर हम 5 कर दे रहे हैं। 8 को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 की पावर 4 कर सकते हैं। या फिर इसको हम 2 की घाते 3 इसकी पावर 4 भी कर सकते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कोई इस तरह लिख दे बाद में कहे यार पता नहीं सही है गलत है, नहीं दोनों सही है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं 6 कैसे बना होगा। तो 6 कैसे बना है, 2 × 3 इसकी पावर हम 3 लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम इसको समान संख्याओं को एक साथ करते हैं। उससे पहले हम इसको अलग अलग कर लें कि क्योंकि एक साथ मिक्सअप हैं सब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 5 × 2 की पावर 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ हम इसको कर सकते हैं 2 की घाते 3 × 4, यानी कि ये भी पावर उसकी गुणे में हो जाएगी। चलिए आगे स्टेप हम कर देंगे। यहाँ क्या है, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3। यहाँ अब हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 × 2 की पावर 5 गुणे, यहाँ अगर इस तरह कंडीशन रहेगा तो आपकी अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि अगर कोष्टक के बाद पावर दिया है तो दोनों का आपस में डायरेक्ट गुणा हो जाता है, यानी कि 2 की पावर 4 × 12 गुणे 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3। चलिए अब इकट्ठा करिए कि जितने अभाज्य गुणनखंड हैं इधर उधर बिखरे हुए समान संख्याओं वाले, सबको एक साथ हम कर लें। तो सबसे पहले हम 2 को खोज रहे हैं। 2 इधर है, 2 इधर है, 2 इधर है, यानी 5 12 5 17 और 17 3 20, तो 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 गुणे, इसके बाद हम खोज रहे हैं 3 को। 3 एक ही बार दिख रहा है, यानी कि है 3 की पावर 3 गुणे, इसके बाद हम खोज रहे हैं 5 को, तो 5 की पावर 5 है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए क्या है, 2 के पहले हम खोजें, इधर है 5 है 12 12 5 17 17 3 20, हम 3 को खोजें तो 3 की पावर 3 है। इसके बाद हम खोज रहे हैं 5 को, तो 5 की पावर 5 है। अब देख रहे हैं हम जितनी भी हमको ये संख्याएं मिली हैं सब अभाज्य गुणनखंड में है, यानी कि इसमें ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो भाज्य है। हमने सबको तोड़ लिया अभाज्य में। अब हमको सीधे सीधे काउंट कर लेना है। घात, देखिए घात का मतलब क्या होता है, घात का मतलब ये होता है वो संख्या उतनी बार है। जैसे अगर हम कहें 2 की घाते 3, इसका मतलब होता है कि 2 3 बार है, तो वही है। यहाँ 2 की घाते 20 है, इसका मतलब 2 20 बार आया है, और 3 की घाते 3 मतलब 3 3 बार आया है, 5 की घाते 5 मतलब 5 5 बार आया है। अब इसको जोड़ेंगे, 20 3 23 23 5 28, यानी कि इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 28 है, यानी कि 28 अभाज्य गुणनखंडों से ये मिलकर बना है। चलिए तो आप लोग ये क्वेश्चन अब तो कर लेंगे इस टाइप से। अगर देखिए कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे 100 पूछ लिया, 100 की पावर 5 दे दिया या ऐसे कुछ दे दिया, तो आप 100 का गुणनखंड करिए अलग अलग पार्ट में अभाज्य गुणनखंडों में, फिर उसको अलग अलग पावर में बांट दीजिए। इसके बाद सबको इकट्ठा कर लीजिए, फिर आप इसको इकट्ठा करने के बाद अलग अलग जो पावर सबको जोड़ने के बाद देख लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आता है क्वेश्चन कोई अलग नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे हम अब बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन की जो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हों। अगर हम आपसे बात करें तो 1 मिनट इसको भी मिटा दें। बात करें जैसे कि हमको दे दिया 24 × 2 की घाते 3 × 5 की घाते 8 × 10 की घाते 3। अगर इस तरह से दे दिया तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम प्रोसेस है। आप देखिए क्या करेंगे, अब 24 को भी हम तोड़ लेंगे इसके फॉर्म में, जैसे ए दिया है 2 की पावर कुछ भी 3 की पावर कुछ भी जो भी आएगा,
इसको भी इसी फॉर्म में तोड़ लेंगे। इसके बाद ये तो फॉर्म में पहले से दिया है, बचा 10, 10 अभाज्य संख्या नहीं है, उसको भी हम तोड़ लेंगे। इसके बाद सबको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद उसकी घातों को जोड़ के आंसर ला देंगे। चलिए हम ट्राई करते हैं इसको। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24। अब यहाँ पर दिया है 2 की घाते 3 पहले से ही, 5 की घाते 8 दिया है, इसके बाद 10 की घाते 3 दिया है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 की घाते 3, ये हो गया। चलिए इसके बाद हम सबको मतलब इसको पहले अलग कर रहे हैं, इसके बाद सबको इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए क्या है कि यहाँ पर 2 3 बार आया, ठीक है, तो हम 2 की घाते 3 इसको लिख ले रहे हैं। इसके बाद 3 अकेले है, इसको वहीं छोड़ दे रहे हैं। 2 की घाते 3 ए वाला है, फिर 5 की घाते 8 इधर है, फिर इसको हम अलग करेंगे, 5 की घाते 3 गुणे 2 की घाते 3। अब हम सबको एक साथ करेंगे जो समान संख्याएं होंगी, 1 2 इधर है, 1 2 इधर है, 1 2 इधर है, तो देख रहे हैं कि ए 3 है, ए भी 3, ए भी 3, ठीक है। तो 3 ए है, 3 ए है, 3 ए है, यानी कि 2 की घाते 9 गुणे, अब हम 3 की बात कर रहे हैं, 3 एक ही जगह है, यानी कि 3 की घाते 1। अब 3 की कोई घात नहीं, इसका मतलब कोई घात नहीं, इसका मतलब घात 1 है उसकी। अब हम 5 की बात कर रहे हैं, तो इसकी घात 8 इधर है, इसकी घात 3 इधर है, यानी 5 की घात 11। अब हम इसको सीधे सीधे जोड़ेंगे, 9 + 1 + 11, 9 1 10 और 10 11 21, यानी इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 21 है। हम कह सकते हैं इसमें 21 अभाज्य संख्याएं मिलकर उस संख्या को बनाई हैं। तो आप लोग इस चीज़ को आज समझ गए कि अभाज्य गुणनखंड अगर हमको दिया रहेगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, नॉर्मल संख्या में या घातांकी पदों में। क्योंकि घातांकी पद और भी आसान है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल संख्या के लिए ज्ञात करते हैं तो लास्ट में हम घातांकी रूप में ही लेकर आते हैं, उसके घात को ही तो जोड़ते हैं। घात जोड़ने का देखिए, घात जोड़ते क्यों हैं, घात इसलिए जोड़ते हैं, हमको मालूम चल जाता है ना कि कौन संख्या कितनी बार आए। हम इस तरह भी काउंट कर सकते थे ना, देखिए 1 2 3 4 और 4 ये 3 बार 7, ये 8 बार, 8 7 15 और 15 ये 3 बार, 15 3 18 और ये 3 बार 21। डायरेक्ट इस तरह भी जोड़ सकते थे, लेकिन इस तरह हम पूरा हमको फैलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि सबको एक अलग अलग लिखने के लिए। तो इसीलिए तो पावर बनती है कि अगर कोई संख्या कई बार रिपीट हो रही है, 100 200 बार रिपीट हो रही है, तो हम 100 200 बार गुणन थोड़ी लिखेंगे, सीधे 2 की पावर जितना भी रिपीट हो रही है उसको लिख देंगे, इसके बाद उसको काउंट कर लेते हैं। तो वही चीज़ है, तो हम इसीलिए पावर को जोड़ते हैं, क्योंकि ये संख्याएं इतनी बार उसमें रहती हैं तो हम उतना लिखेंगे नहीं, क्योंकि इतना लिखने की हमको ज़रूरत है क्या, जब हमको इतने में काम हमारा हो जा रहा है। तो हम यही लिख देंगे कि 2 9 बार आया है। अगर यही हम फैला के लिखते हैं इसको अलग अलग, तो हमको ये 2 गुणे 2 गुणे करके 9 बार लिखना पड़ता, यहाँ लिख लें। यही इसीलिए घात जुड़ती हैं, क्योंकि घात हमको ये बताती है वो संख्या कितनी बार उसमें शामिल है। तो आप लोग ये चीज़ समझ गए आज कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, भाज्य संख्याएं बनती हैं तो कैसे बनती हैं, 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों से ही बनती हैं, ये बात समझ गए। नॉर्मल संख्या दी रहेगी तो आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, घातांकी रूप दिया रहेगा तो भी आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। और घातांकी रूप में अगर कहीं अभाज्य संख्या के अलावा भाज्य संख्या भी दिया रहेगा तो भी उसको आप तोड़ के अलग अलग पार्ट करके अभाज्य संख्याओं के रूप में कन्वर्ट करके फिर निकाल लेंगे कि उसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो चलिए आप लोग इस पर क्वेश्चन इसको लगाइए और प्रैक्टिस करिए, बाकी इसके बाद जो बचा हुआ टॉपिक हम अगले क्लास में कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, क्योंकि इतने आराम से इसको समझाए हैं कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप लोग इस पर क्वेश्चन लगाइएगा, अगली क्लास में इससे आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे। चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। धन्यवाद।